नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी नदीम को यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए आज कोर्ट में अर्जी लगाएगी। एटीएस नदीम के खिलाफ केस की मजबूत पैरवी के लिए उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ के साथ ही साक्ष्य जुटाना चाहती है। एटीएस के मुताबिक थाना गंगोह इलाके में रहने वाला नदीम पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश और तहरीके तालिबान की विचारधारा से प्रभावित होकर भारत में फिदाइन हमले की तैयारी में था। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकवादी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को यूपी एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने की तैयारी में था। हबीबुल इस्लाम बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को विवेचक के निर्देश पे फतेहपुर से कानपुर लाकर फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा पूछताछ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। यह व्यक्ति मूलतः जनपद मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। हबीबुल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह नदीम को जानता था तथा दोनों एक ही आतंकी नेटवर्क जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। हबीबुल इस्लाम वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी बउद्दीन और सहारनपुर से गिरफ्तार नदीम की रिमांड के लिए एटीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। नदीम की निशानदेही पर यूपी एटीएस ने रविवार को कानपुर से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक और आतंकी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकी की पहचान हबीब उल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह के रूप में हुई है। निश्चित रूप से एटीएस की उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छी कामयाबी है। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से उसके डिटेल तो नहीं है, किंतु एटीएस को सरकार ने बहुत मजबूत किया है, संसाधन संपन्न किया है, अभिसूचना तंत्र को बहुत मजबूत किया है, जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो पाई और किसी भी प्रकार की घटना करने से इन अपराधियों को रोका जा सका। कुछ दिन पहले सहारनपुर से एएनआई यूपी एटीएस ने संदिग्ध नदीम को गिरफ्तार किया था। रविवार को नदीम की निशानदेही पर यूपी एटीएस ने हबीब उल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह की गिरफ्तारी की। पकड़ा गया आतंकी वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। आतंकी सबाउद्दीन के साथ साथ यूपी एटीएस अब नदीम को भी अपनी रिमांड पर लेने जा रही है। एटीएस दोनों से पूछताछ करेगी कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर वो कौन सी साजिश रचना चाह रहे थे और कौन कौन लोग उनके निशाने पर थे। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से उनके साथी यहाँ पर छुपे हुए हैं और कौन कौन उनके मददगार हैं, इस बात का भी खुलासा जो है वो एटीएस की पूछताछ में हो सकता है। आपको बता दें कि सहारनपुर के गंगोह से जिस कुंडाकला गांव से जिस आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया गया था, उसका सीधा कनेक्शन जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से मिला था। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकवादी नदीम की कस्टडी रिमांड के लिए एटीएस क्या कुछ कर रही है, जायजा लिया संवाददाता अनिल यादव ने। सहारनपुर से गिरफ्तार जैसे मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को एटीएस कोर्ट में पेश करके उसकी कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। मोहम्मद नदीम को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के बाद उसने बताया था कि उसका संपर्क और संबंध पाकिस्तान में बैठे जैसे मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से है और मोहम्मद नदीम की निशानदेही पर ही कानपुर से आतंकी सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद नदीम ने बताया था कि वो 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में फिदाइन हमलों के लिए तैयारी कर रहा था। तो जाहिर बात है कि इस पूरे मामले की मजबूत पैरवी करने के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए और नदीम से पूछताछ करने के लिए एटीएस उसकी कस्टडी रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए कोर्ट में पैरवी भी करेगी। और माना जा रहा है कि कोर्ट से मोहम्मद नदीम की कस्टडी रिमांड एटीएस को मिल भी जाएगी। वीडियो दिल्ली से बगवाड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा और एटीएस अब नदीम की रिमांड चाहती है, जिससे ज्यादा जो राज हैं वो पर्दाफाश हो सके। अनिल हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। लगातार स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस तरीके की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं हमारा जो सुरक्षा तंत्र है उसकी मजबूती को तो बयान करता है, लेकिन इस तरीके के तमाम आतंकवादियों की गिरफ्तारी होना ये भी बताता है कि हम
कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र जो हमारा है वो खतरे में भी है। ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है और अब एटीएस यही जानना चाह रही है रिमांड पर लेने के बाद। बिल्कुल, देखिए कि यूपी पुलिस एसटीएफ एटीएस की इतनी कड़ाई के बावजूद अगर बैक टू बैक एक हफ्ते में 3 बड़े आतंकवादी पकड़े जाएं और जो बड़े धमाके प्लान कर रहे थे 15 अगस्त के दिन, उनके इरादे जो हैं वो खतरनाक थे, तो चिंता तो अपने आप ही बढ़ जाती है कि सरकार की इतनी कड़ाई के बावजूद इस तरह के आतंकी संगठन समय समय पर सर उठाते रहते हैं। हालांकि एजेंसियां मुस्तैद हैं, इसी वजह से ये तीनों पकड़े गए और कोई 15 अगस्त को अप्रिय घटना नहीं हुई, ये राहत की बात है। लेकिन बड़ी चुनौती अब ये है एटीएस के सामने कि कैसे पता लगाया जाए कि इन तीनों के बाकी साथी कौन हैं, कहां हैं और इनका जो नेटवर्क है यूपी में कितने बड़े स्तर पर फैल चुका है। और जिस तरह से ये तहरीक तालिबान जैसे मोहम्मद और आईएसआईएस से इनका नाम जुड़ रहा है और ये पाकिस्तान और गल्फ कंट्री जाने की फिराक में थे, वो बड़ी एक चिंता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 मोहरे होंगे ऐसा नहीं है। निश्चित ही ये जो बड़ी आतंकवादी तंजीमें हैं ये और भी लोगों को रेडिकलाइज कर रही होंगी, उनसे संपर्क कर रही होंगी और संपर्क साधा भी होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन तंजीमों से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक एटीएस के रडार पर आए नहीं हैं, तो उनके बारे में जानकारी करना एक बड़ी चुनौती है। और इन तीनों को ही एटीएस लगातार इनकी कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में मोहम्मद नदीम की आज कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है एटीएस द्वारा। और देखिए, नदीम ने कई बड़े खुलासे किए थे। उसने सैफुल्ला के बारे में बताया था, जाहिर बात है कि अब नदीम ने सैफुल्ला के बारे में बताया तो कुछ और साथियों के बारे में बताएगा और सैफुल्ला दूसरे साथियों के बारे में बताएगा। ये कड़ियाँ एक एक करके जुड़ती हैं और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए एटीएस या पुलिस या एसटीएफ, ये तीनों एजेंसियों को कस्टडी रिमांड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कस्टडी रिमांड लेते हैं तो भी पूछताछ विस्तार से हो पाती है और अपने तरीके से, जिस तरीके से एजेंसियां पूछताछ करती हैं उसका इस्तेमाल करती हैं पूछताछ में। तो निश्चित ही कस्टडी रिमांड हासिल करने के बाद बहुत कुछ एटीएस को पता चलेगा। हालांकि बहुत कुछ पता चल चुका है लेकिन अभी बहुत कुछ पता किया जाना बाकी है। फिर ये सैफुल्ला को और नदीम को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ होगी, तो इसीलिए एटीएस प्रयास कर रही है कि कोर्ट से उनको कस्टडी रिमांड मिल जाए नदीम की। और माना भी जा रहा है कि जिस तरह के साक्ष्य उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं, कोर्ट जो है ग्रांट कर देगी कस्टडी रिमांड और फिर विस्तार से एटीएस पूछताछ करेगी, तो बहुत कुछ और निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। सवाल आपसे यही है कि अब एटीएस जो है वो रिमांड चाहती है, कस्टडी रिमांड चाहती है नदीम की, जिससे कि और भी ज़्यादा जो राज हैं वो खुलकर सामने आ सकें। और पहले भी यही हुआ है कि एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ रही हैं और शायद एटीएस भी अब यही मान रहे हैं कि अगर कस्टडी रिमांड उनको मिल जाती है तो वो अपने तरीके से पूछताछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये पुलिस कस्टडी रिमांड एटीएस द्वारा इनको कस्टडी रिमांड जो है वो बिल्कुल जायज़ है। कोर्ट हर हालत में 100% इनका रिमांड देगी और रिमांड के मिलने के बाद जो पूछताछ है अकेले में और दोनों के साथ जॉइंट इंटरोगेशन, जो एक दूसरे की जो कमियां रहेंगी उनसे फिर इंटरोगेट किया जाएगा, फिर कन्फ्रंट किया जाएगा, यही तरीका होता है। और जब इस तरीके से पूछताछ होगी तो जो भी मिसिंग लिंक्स हैं वो तुरंत हाथ लगेंगे और इसमें आगे चल के भी मुझे पूरा विश्वास है और भी अरेस्ट होंगी। और जो कुछ स्लीपर सेल्स थे, कुछ और इसमें इन्होंने कुछ को रेडिकलाइज किया था, उनके बारे में भी पता चलेगा, जिससे उनको न्यूट्रलाइज करने में पूरी मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है और जो पहला ऑपरेशन है उसकी सक्सेस यही इसी वजह से है कि देखिए दूसरा भी पकड़ा गया। ये लिंक बनेगा और ये लिंक आगे जो है पूरा गेम जो है, पूरा जो मॉड्यूल है उसका पूरा पर्दाफाश होगा। अरविंद जी, इस दौरान एटीएस सख्त रुख भी अपना सकती है आतंकियों के प्रति? देखिए, एटीएस का तो रुख जो है हमेशा से बहुत सख्त रहा है क्रिमिनल्स के प्रति। मैं इसका पहला आईजी रहा हूँ, कई साल मैं आईजी एटीएस रहा हूँ और बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी सॉलिड लिखा पढ़ी होती है, डॉसियर्स मेंटेन होते हैं और पूरी इनकी फाइल सबकी है वहाँ पर। और जो सेंट्रल एजेंसीज हमें कभी कभी फीडबैक देती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, एनआईए है, उन फीडबैक के आधार पर भी बहुत से जो अभी सूचनाएं हैं उनका संकलन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है उन एजेंसीज के साथ मिलकर भी और अलग से भी। तो इसका बहुत एक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि देखिए उन एजेंसीज के पास इतना समय नहीं है, इतना उनके पास फील्ड में इतना स्टाफ नहीं है
रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको अपने लेवल से अकेले मैनेज कर सकें। तो ये इंडियन एजेंसीज जो हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका जो आपसी तालमेल है ये बहुत उत्कृष्ट स्तर का है पिछले कुछ सालों से, और उसका बड़ा लाभ मिला है। ये नहीं है कि एक एजेंसी के पास सूचना है तो उसी के पास कन्फाइंड है। फौरन एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उसी वजह से बहुत से जो है वो कामयाबियां घटना होने से पहले ही ऐसे लोग दबोचे जा रहे हैं। जी, एक तरीके से हम देखें, इस बात का जिक्र हमने अभी अनिल से भी किया है कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होना, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होना, ये कहीं ना कहीं जो हमारा सुरक्षा तंत्र है उसकी सफलता ज़रूर कही जाएगी, लेकिन हम खतरा टल गया है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं टला। ये तो लगातार इनको दे विल हैव टू बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम, जैसे कहा जाता है। जी, बिल्कुल तैयारी की हालत में रहना होगा उनको, क्योंकि बहुत से यूथ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ ऐसे तत्व बैठे हैं जो कि लगातार गुमराह कर रहे हैं यहाँ के नौजवानों को। ये तो यहाँ के नौजवानों को समझना होगा कि उनको किस प्रकार की एजुकेशन मिल रही है मदरसों में, किस प्रकार से जो है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश चल रही है। और ये यूथ इसी तरह अगर रेडिकलाइज होता रहा तो ये चेतावनी हमेशा रहेगी, ये खतरा हमेशा बना रहेगा, और एजेंसीज को लगातार सख्ती बरतनी होगी। मैं अनिल आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अरविंद जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। शिवाजी के समय गोरिल्ला युद्ध की तकनीक पर तो हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी हैं, बहुत सारे किस्से सुने हैं, और उसको लेकर एक अपनी युद्ध नीति है उसके बारे में भी पढ़ा है। लेकिन जो लोन वुल्फ अटैक की बात यहाँ पर की जा रही है कि आतंकी लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग ले चुका था, दर्शकों को थोड़ा सा आसान शब्दों में स्पष्ट करें आप अरविंद जी। देखिए, ऐसा होता है, लोन वुल्फ अटैक में आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का खतरा नहीं रहता है। जब ग्रुप बड़ा बन जाता है तो किसी ना किसी के रडार पे ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं। जब लोन वुल्फ है, जैसे कि गोरखनाथ टेम्पल पर जिसने अटैक किया, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस प्रकार का है। उसने ना कोई वेपन अरेंज किया ना कुछ किया। वहीं जो सिपाही थे पीएसी के और पुलिस के, उन्हीं की राइफल छीन कर और इस्तेमाल करना चाहता था। तो ये लोन वुल्फ अटैक में है क्या कि ये वर्ल्ड ओवर अब ये प्रचलन चला है कि किसी बहुत बड़े ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और सेल्फ रेडिकलाइज्ड हैं, और कोई एक बड़ी घटना को अंजाम देकर अपना एक नाम इस फील्ड में कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ऐसे लोग कभी कभी बहुत बड़ी घटना लंदन में, पेरिस में, कई जगह कर गुजरते, स्लीपर सेल्स हैं, इसलिए ऐसे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, तो स्लीपर सेल्स की तरह ये जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। कब क्या कुछ ये कर जाएं ये जो है कहा नहीं जा सकता है। मैं आपके पास वापस आऊं अरविंद जी। अनिल हमारे साथ बने हुए, हमारे सहयोगी लगातार। अनिल, ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, अब रिमांड भी मांग रही है एटीएस, और भी राज खुलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ हो, कानपुर हो, सहारनपुर हो, देवबंद लगातार इसको लेकर बदनाम भी है, तमाम चर्चाओं में भी रहता है। लिंक्स कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, जैसा कि जिक्र अरविंद जी ने किया है, गोरखपुर की घटना और उसके बाद तमाम खुलासे होते चले गए। देखिए, आजमगढ़ को तो पहले आतंकगढ़ कहा ही जाता था, और सहारनपुर से लगातार इस तरह के जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी धरपकड़ होती रहती है। देवबंद इलाके में बहुत मिलते हैं। देखिए, दोनों ही जगह मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, और कानपुर भी इस रेस में आया है, इस पंक्ति में आया है, क्योंकि आपको याद होगा जब जून में जुमे की नमाज के बाद लगातार पथराव हुआ, उससे पहले कुछ पीएफआई के सदस्य पकड़े गए, लखनऊ में कुछ आतंकी पकड़े गए, तो उनका कनेक्शन कानपुर से भी निकला। कानपुर भी लगातार अपना नाम सहारनपुर और आजमगढ़ के साथ दर्ज करा रहा है। तो इन तीनों ही जगहों पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में जो सीमा पार बैठे आतंकी संगठन है वो मुस्लिम यूथ को टारगेट करते हैं और उन्हें रेडिकलाइज करते हैं, क्योंकि बड़ी आबादी है तो कई बार उनको सफलता भी मिलती है, और जिस तरह से यहाँ पर मदरसे खुले हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर इनकी पहुँच आसानी से हो जाती है। और जमात के नाम पर विदेशों से बड़ी बड़ी जमातें आती हैं, और उन जमातों में कौन होता है वो बहुत ज़्यादा जानकारी पुलिस को या एजेंसियों को होती नहीं है, तो कई बार अवांछित तत्व भी इस जमात में शामिल होकर आ जाते हैं। जैसे कि कहा भी जा रहा है कि 1994 में जैसे मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर भी सहारनपुर का दौरा कर चुका था कंधार हाईजैक से पहले। तो इस तरह के बड़े आतंकी लगातार जमातों के माध्यम से करेगी, और जैसा कि अभी चर्चा में समझ में आया है, और अरविंद जी ने भी कहा है कि 100% जो है वो रिमांड एटीएस को मिल जाएगी। अरविंद जी और अनिल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ